मैं डॉक्टर ममता सिंगर। बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है परंपरागत कृषक संबंध एवं भूमि व्यवस्था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। कृषक संबंधों को समझने के लिए कृषि और भूमि के प्रशासन की व्यवस्था को परंपरागत एवं समकालीन स्थितियों में देखा जाना चाहिए। भारत एक कृषक प्रधान राष्ट्र है। भारत को सक्रिय श्रम शक्ति के लगभग 70% भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है और उससे राष्ट्रीय आय का लगभग 50% भाग उत्पन्न किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में नियोजन और विकास कार्यक्रमों के द्वारा हरित क्रांति लाने का प्रयत्न किया गया है और भूमि सुधारों के द्वारा भूमि जोतने वाले, बटाईदारों से खेती करने वाले तथा भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति को सुधारने का भी प्रयत्न किया गया है। यंत्रीकरण, नवीन किस्म के उत्तम बीजों, रासायनिक खादों, नवीन कृषि प्रविधियों तथा सिंचाई की सुविधाओं के द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि की गई है। इन सब के बावजूद भारत में वर्तमान में भी कृषि क्षेत्र में अनेक समस्याएं खड़ी हुई है। इनमें से प्रमुख है उत्पादित वस्तुओं का समाज के विभिन्न वर्गों में न्यायोचित तरीके से वितरण हो, विकास कार्यक्रमों का लाभ गिने चुने संपन्न व्यक्तियों तक सीमित न रहे, सामान्य जनता की गरीबी कम हो और लोगों के रहन सहन का स्तर ऊंचा उठे। इन सभी समस्याओं के उचित संविधान प्रस्तुत करने हेतु एवं कृषि के क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए यह आवश्यक है कि हम ग्रामीण कृषि संरचना को समझें और यह जानने का प्रयत्न करें कि ग्रामीण भारत में कृषि संबंध किस प्रकार के हैं और वे किस रूप में पाए जाते हैं, भूमि व्यवस्था क्या है, कृषक वर्गों का अनुपात क्या है तथा उनमें परस्पर संबंध किस प्रकार के हैं। ग्रामीण कृषि संरचना की प्रकृति। आंद्रे बताई ने अपनी पुस्तक स्टडी इन अग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर में कहा है कि अनुसंधान का एक क्षेत्र जो निसंदेह अत्यधिक महत्व का है और जिस पर भारत में समाजशास्त्रियों और नृतत्व शास्त्रियों ने बहुत कम अध्ययन प्रस्तुत किए हैं, वह क्षेत्र कृषक व्यवस्थाओं का है जो कि भूमि और उत्पाद कार्यों हेतु उसके प्रयोग की समस्या से संबंधित है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में भूमि के उपयोग से संबंधित विभिन्न प्रौद्योगिकी व्यवस्थाएं पाई जाती है। यहाँ कृषि के क्षेत्र में पारिस्थितिक भिन्नताएं देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए यहाँ कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा होती है तो कुछ क्षेत्रों में अति अल्प वर्षा होती है। यहाँ तापमान, नमी और धूप की दृष्टि से भी क्षेत्रीय अंतर पाए जाते हैं। इन सब पारिस्थितिक भिन्नताओं का प्रभाव फसलों की विभिन्न किस्मों, उनके लिए काम में ली जाने वाली प्रौद्योगिकी पर पड़ता है। इस प्रकार कृषि कार्यों के संगठन एवं पारिस्थितिक की भिन्नता तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी स्वरूप का प्रभाव पड़ता है। स्त्री और पुरुषों के फर्स्ट है स्त्री और पुरुषों के कृषि कार्यों के विभाजन का स्वरूप। कृषि कार्य के विभाजन प्रौद्योगिकी पर आधारित न होकर सामाजिक संगठन पर आधारित होता है। समाज विशेष की संस्कृति निर्धारित करती है कि कृषि कार्यों में पुरुषों की भूमिका क्या होगी और स्त्रियों की क्या होगी। जनगणना संबंधी आंकड़ों से ज्ञात होता है कि पंजाब के बजाय पश्चिम बंगाल में कृषि मजदूरों में स्त्रियों की सापेक्ष संख्या अधिक और तमिलनाडु तथा केरल के कुछ भागों में कृषि श्रमिकों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। कृषि जीन्स के प्रकार के कार्य विभाजन पर प्रभाव। आंद्रे बताई ने अपने अध्ययन में भारतीय कृषि के क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह बताई है कि यहाँ स्तरीकरण की व्यवस्था और कार्य विभाजन के बीच एक संबंध पाया जाता है। वह है कृषि जीन्स के प्रकार का। वे लिखते हैं कि गेहूं की खेती और चावल की खेती वाले क्षेत्रों में कार्य के विभाजन की दृष्टि से काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। जनगणना संबंधी आंकड़ों से ज्ञात होता है कि पंजाब और हरियाणा में जहां गेहूं की खेती विशेषता होती है, वहां संपूर्ण कृषि जनसंख्या में कृषि श्रमिकों का अनुपात सापेक्ष दृष्टि से कम है, जबकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल में जहां गीले धान की खेती होती है यह अनुपात अधिक है। यहाँ बटाईदारों में खेती का प्रचलन भी ज़्यादा है। उत्पादक संगठन के तरीकों में मौजूदा क्षेत्रीय स्तर। उत्पादन संगठनों के तरीकों में मौजूदा क्षेत्रीय स्तर की व्याख्या भारत में जाति संरचना के आधार पर के द्वारा की जा सकती है, अर्थात स्वयं द्वारा खेती उन क्षेत्रों में सामान्य है या कृषक जाति प्रभावी है, जबकि
बटाईदारों या वेतनभोगी श्रमिकों का प्रयोग उन क्षेत्रों में सामान्य है जहां अकृषक जातियों पर का भूमि पर स्वामित्व है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार उपयुक्त अंतर का कारण भूमि पर जनसंख्या का दबाव, अतिरिक्त श्रम की उपलब्धता तथा वेतन संरचना संबंधी भेद है। कार्य की प्रकृति। आंध्र बताई का मत है कि एक समुदाय इस प्रकार का विभाजन जहां कुछ लोग स्वयं कार्य करते हैं और कुछ के लिए दूसरे काम करते हैं, आंशिक रूप से कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। यही कारण है कि पंजाब और हरियाणा में 10 या 15 एकड़ के खेत पर स्वयं कृषक पारिवारिक खेती कर लेता है, जबकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल में 5 एकड़ के खेत पर भी लोग दूसरों से खेती कराते हैं। पंजाब या हरियाणा में गेहूं की खेती से संबंधित कार्य इतने कठोर और थकान वाले नहीं हैं जितने कि दक्षिण में गीले धान की खेती से संबंधित कार्य। अधिकांश ग्रामीण खेती से संबंधित कार्य करते हैं। ग्रामीण समुदाय को ऐसे दो समूह में विभक्त नहीं किया जा सकता जिसमें एक में कम लोग और जो कृषि कार्य करते हैं और दूसरों में वो लोग आते हैं जो कृषि कार्य नहीं करते। इसका कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों में अधिकांश किसी न किसी रूप में खेती से संबंधित कोई न कोई कार्य अवश्य करते हैं। वहाँ कुछ लोग किराए पर भूमि लेकर जोतते हैं तो कुछ बटाईदारों से कृषि करते हैं, कुछ भूमि या खेती पर कार्य करने वाले श्रमिक हैं तो कुछ कृषकों की सेवक जातियाँ हैं। सेवक परिवार जो जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत कृषक से संबंधित है और पीढ़ी दर पीढ़ी उस पर निर्भर होते चले आ रहे हैं। कुछ ऐसे भूस्वामी भी हैं जो स्वयं खेत पर हाथ से तो काम नहीं करते परंतु अन्य लोगों द्वारा किए जाने वाले कृषि कार्यों की देखरेख करते हैं। कृषि कार्यों का संस्थान। कृषि के क्षेत्र में हाथ से किए जाने वाले कार्यों में भी एक संस्थान पाया जाता है। सबसे अधिक परिश्रम साध्य कार्य निम्न जातियों का अथवा निम्न स्तर के लोगों और स्त्रियों को करने पड़ते हैं। आंध्र बताई ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि साधारणतः देखने में यह आता है कि कठोर एवं सर्वाधिक परिश्रम साध्य कार्य उन्हीं सौंपे जाते हैं जो भूमिहीन है और जो स्तरीकरण के निम्नतम स्तर पर है। और बड़े भूस्वामी स्वयं कार्य नहीं करते क्योंकि वे दूसरे से अपने लिए कार्य कराने में साधनों की संपन्नता के कारण समर्थ है। उत्पादन संगठन के प्रतिमान। जब हम उत्पादन के सामाजिक संगठन पर विचार करते हैं तो पाते हैं यह न केवल कार्य के बल्कि संपत्ति अधिकार को भी विशिष्ट प्रतिमानों को व्यक्त करता है। उत्पादन संगठन के 3 प्रमुख प्रतिमान पाए जाते हैं। प्रथम प्रतिमान पारिवारिक श्रम पर आधारित है, द्वितीय प्रतिमान किराए के श्रम पर आधारित है और तृतीय प्रतिमान भूमि जोतने वालों पर आधारित है। पारिवारिक श्रम पर आधारित उत्पादन। जहां उत्पादन पारिवारिक श्रम पर आधारित होता है वहां परिवार के विभिन्न सदस्यों को अलग अलग कार्य सौंपे जाते हैं। कार्यों में विभाजन का मुख्य आधार लिंग या आयु भेद है। जहां परिवार के सभी सदस्य स्वयं के खेत पर ही कार्य करते हैं वहां साथ ही उन्हें समय समय पर आवश्यकता अनुसार बाहरी लोगों का सहयोग भी लेना पड़ता है। यह सहयोग नगद रूप में भी हो सकता है और किस्म सेवा के रूप में भी हो सकता है। किराए के श्रम पर आधारित उत्पादन। जहां भूस्वामी अपनी भूमि पर स्वयं खेती न करके दूसरों से नगद मजदूरी या अन्य देने के कारण श्रमिकों से खेती कराता है वहां भूस्वामी परिवार वेतनभोगी श्रमिकों के बीच निश्चित प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इन संबंधों में काफी भिन्नता देखने को मिलती है। किराए पर भूमि जोतना। जहां काश्तकार व पट्टेदारी के रूप में अर्थात किराए पर एक निश्चित अवधि के लिए दूसरों को भूमि जोती जाती है या बटाईदारी में खेती की जाती है वहां 2 परिवारों के बीच संबंध पनपते हैं। इनमें एक परिवार भूस्वामी तथा बटाईदार या काश्तकार का होता है और इन 2 श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले लोग अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों की दृष्टि से एक दूसरे से बंधे रहते हैं। कृषक संस्तरण प्रणाली। जब हम कृषि क्षेत्र में पारिवारिक श्रम, वेतनभोगी श्रम तथा काश्तकारी या बटाईदारी पर आधारित उत्पादन पर ध्यान देते हैं तो हमारी दृष्टि स्वतः ही भूस्वामी लोगों, खेतिहर लोगों, काश्तकारों, बटाईदारों तथा कृषि श्रमिकों की ओर जाती है। इन्हीं विभिन्न श्रेणियों और इनमें पारस्परिक संबंधों से कृषक संस्तरण प्रणाली निर्मित होती है जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। कृषकों की इन श्रेणियों का वर्गीकरण जाति और वर्ग के मिश्रित आधार पर ही किया जा सकता है।
परंपरागत ग्रामीण भारत में कृषक संबंध एवं भूमि व्यवस्था, एग्रीरियन रिलेशन एंड लैंड मैनेजमेंट एंड ट्रेडिशनल रूरल इंडिया। परंपरागत ग्रामीण भारत में भूमि व्यवस्था के अंतर्गत कृषकों के भूमि संबंधी अधिकारों और दायित्वों की व्याख्या होती है। इसके अंतर्गत भूमि पर अधिकार एवं स्वामित्व, सरकार को लगान देने एवं अन्य संबंधित अधिकारों और दायित्वों की व्याख्या होती है। इस प्रकार भूमि व्यवस्था से आशय भूमि के स्वामी और काश्तकार का भूमि के प्रति अधिकार एवं दायित्व तथा माल गुजारी देने के संबंध में राज्यों के संबंध की व्याख्या से है। भूस्वामी और काश्तकार, जो व्यक्ति सरकार से भूमि प्राप्त करते हैं वे भूस्वामी कहलाते हैं, और जो भूस्वामियों से भूमि प्राप्त करके कृषि करते हैं वो काश्तकार कहलाते हैं। परंपरागत अर्थ में काश्तकार 3 प्रकार के होते हैं: बेदखल काश्तकार, यथेच्छ काश्तकार, उप काश्तकार। बेदखल काश्तकार वे होते थे जो निश्चित दर से लगान भूस्वामी को देते थे और इस भूमि से उन्हें बेदखल करने का अधिकार भूस्वामी को नहीं होता था, न ही भूस्वामी को लगान बढ़ाने का अधिकार होता था। यथेच्छ काश्तकार वे काश्तकार होते थे जिन्हें जब चाहे भूस्वामी बेदखल कर सकता था, उससे अपनी भूमि पर कृषि करने से इनकार कर सकता था और जब चाहे भूस्वामी लगान में परिवर्तन कर सकता था। उपकाश्तकार वे काश्तकार थे जो भूमि भूस्वामी से न लेकर किसी काश्तकार जिसने भूस्वामी से भूमि ली है से भूमि कृषि के लिए लेते थे। उपकाश्तकार का भूस्वामी से कोई सीधा संबंध नहीं होता था। परंपरागत भूमि व्यवस्थाएं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में निम्नलिखित 3 भूमि व्यवस्थाएं प्रचलित थी: रैयतवाड़ी, सेकंड महलवाड़ी, तीसरी जमींदारी। अब हम पढ़ेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस प्रथा के अंतर्गत किसान भूमि को सीधे सरकार से लेता है और जब तक माल गुजारी देता रहता है जब तक भूमि पर उसका पूरा अधिकार बना रहता है। इस पद्धति के अंतर्गत कृषक का सरकार से प्रत्यक्ष संबंध होता है और उसके व सरकार के बीच कोई मध्यजन नहीं होता। सन 1872 में थॉमस मुलो ने सर्वप्रथम मद्रास में इस प्रथा को प्रारंभ किया। मद्रास की प्रशासन रिपोर्ट में रैयतवाड़ी प्रथा की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि रैयतवाड़ी प्रथा उसको कहते हैं जिसमें हर वह जोतदार जिसका नाम रजिस्टर में लिखा हुआ होता है उस जोत का स्वामी स्वीकार कर लिया जाता है और वह सरकार को माल गुजारी स्वयं देता है। उसे इस बात का अधिकार होता है कि यदि वह चाहे तो अपनी भूमि दूसरों को लगान पर उठा दे या किसी को दान कर दे या बेच दे या गिरवी रख दे। उसको सरकार उस समय तक बेदखल नहीं कर सकती जब तक वह निश्चित मात्रा में माल गुजारी अदा करता रहे। उसको इस बात का भी अधिकार है कि वह जिस वर्ष भी चाहे अपनी जोत को घटा बढ़ा सकता है या उसका बिल्कुल ही छोड़ सकता है। इसके विपरीत जब रैयत या किसान अपने तकावी ऋण का भुगतान नहीं कर पाता उस स्थिति में सरकार को पूरा अधिकार होता है कि वह कृषक को भूमि से बेदखल करके उसे किसी अन्य को बेच दे। वर्तमान में रैयतवाड़ी प्रथा मद्रास के 2/3 भाग, महाराष्ट्र, आसाम, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में प्रचलित है। जिन भागों में जमींदारी प्रथा तथा महलवाड़ी प्रथा के अंतर्गत खेती न करने वाले भूमिपतियों को समाप्त कर दिया गया है और वहां एक प्रकार की रैयतवाड़ी प्रथा और किसान के स्वामित्व की प्रथा को अपनाया गया है। नेक्स्ट है महलवाड़ी प्रथा। महलवाड़ी प्रथा के अंतर्गत ग्राम की भूमि का मालिक संयुक्त रूप से सारा ग्राम समुदाय होता है। यहाँ पर ग्राम समुदाय का अभिप्राय केवल उन व्यक्तियों के समूह से है जो ग्राम की भूमि के किसी न किसी भाग के स्वामी होते हैं। वे किसान को भूस्वामी से लगान कर भूमि पर खेती करते हैं। वे ग्राम समुदाय अर्थात साझेदारों की सभा के सदस्य नहीं होते। इस प्रथा में प्राय ग्राम की भूमि का स्वामित्व एक ही वंश के लोगों को प्राप्त है। प्रत्येक साझेदार अपनी भूमि का स्वामी होता है तथा वह अपने हिस्से की भूमि के लगान और समस्त ग्राम की भूमि के लगान के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होता है। इसमें संपूर्ण रियासत की लगान की एक रकम निर्धारित की जाती है। सभी साझेदार व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से इस माल गुजारी का भुगतान करने के लिए सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रत्येक साझेदार को यह अधिकार होता है कि वह जिस प्रकार से चाहे अपनी भूमि का प्रयोग करे। इस प्रथा में माल गुजारी वसूल करने का कार्य किसी एक विश्वासपूर्ण प्रभावशाली व्यक्ति को दिया जाता है। यह नंबरदार माल गुजार एकत्रित करके महाल की ओर से सरकार के खजाने में जमा करा देता है।
इस प्रथा में प्रत्येक साझेदार परिवार का अपना एक अलग से खेत होता है, जिसे व्याकृत कास्ट की भूमि कहते हैं। गांव की भूमि और बंजर भूमियों पर सरकार का अधिकार नहीं होता है। वे बेकार तथा बंजर भूमि सभी साझेदारों अथवा गांव की संयुक्त संपत्ति होती है। साझेदारों की सभा या गांव की सभा उन बेकार भूमियों को काश्तकारों को लगान पर उठा सकती है या स्वयं भी खेती कर सकती है। यदि कोई साझेदार अपनी भूमि को छोड़ देता है तो वह भूमि संपूर्ण ग्राम समुदाय की संपत्ति हो जाती है। इस प्रकार लगान का अस्थायी निर्धारण होता है। नेक्स्ट है जमींदारी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत एक व्यक्ति गांव या गांवों का स्वामी होता है, जिसे जमींदार कहते हैं। जमींदार जमीन पर स्वयं खेती नहीं करता बल्कि काश्तकारों को जमीन देता है। ये काश्तकार बदले में जमींदार को एक निश्चित लगान देते हैं और सरकार को माल गुजारी देने का उत्तरदायी जमींदार का होता है। इस प्रकार जमींदारी प्रथा के अंतर्गत कृषक वर्ग का सरकार से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहता। इसमें कृषक और सरकार के बीच एक मध्यस्थ वर्ग होता है जो जमींदार कहलाता है। इस प्रकार जमींदार भूमि का स्वामी होता है। उसी के हाथ में भूमि संबंधी समस्त अधिकार होते हैं। वे किसी भी व्यक्ति को मनमानी शर्तों पर भूमि जोतने के लिए दे सकता है। उसके बदले में उसे मनमाना लगान, भेंट, नजराना, बेगार आदि ले सकता है। शिक्षा पूर्वक बिना किसी उचित कारण से कृषक को अपनी भूमि से बेदखल कर सकता है। इस प्रकार बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि परंपरागत ग्रामीण भारत में कृषक संबंध और उसकी भूमि व्यवस्था बताइए। तो आपको जो भूमि व्यवस्था है उसमें रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और जमींदारी प्रथा के बारे में बताना है।